हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं 11th क्लास का इतिहास का, जो आपका चैप्टर नंबर 11 है, जिसका नाम है आधुनिकीकरण के रास्ते। तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। ये आपका जो सिलेबस है उसका आखिरी टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद आपका जो सिलेबस है वो खत्म हो जाएगा। अगर मैंने सारे वीडियो आपको करवा रखे हैं, सारे चैप्टर्स की वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वो आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर करे हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले मैं बता दूं आपको हम आज की इस वीडियो में क्या देखेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चीन के बारे में। ठीक है, चीन के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से वहां पे किस वंश का राज हुआ करता था, कैसे चीन आजाद हुआ। ठीक है, अफीम युद्ध के बारे में हम देखेंगे, चीन ने आधुनिकीकरण के लिए कौन कौन से रास्ते अपनाए। फिर हम उसके बाद जापान के बारे में देखेंगे, जापान की भौगोलिक स्थिति कैसी, यहाँ पे कैसा राजनीतिक व्यवस्था थी, किस तरह से जापान के ऊपर, जब आपको पता 1945 में परमाणु बम गिरा था, उसके बाद कैसे जापान आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ा, इतना आगे कैसे पहुंच गया। हम ताइवान का किस्से के बारे में जानेंगे, ताइवान किस तरह से था, यहाँ पे किसका राज हुआ करता था। और हम आज की इस वीडियो में कोरिया के भी बारे में देखेंगे, किस प्रकार से कोरिया का विभाजन हो गया और कोरिया दो भागों में बट गया। आपको भी पता है कोरिया दो भागों में बटा हुआ, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बारे में। तो अब ज़्यादातर जो हमारा मेन फोकस होगा दक्षिण कोरिया के ऊपर होगा, कि किस तरह से दक्षिण कोरिया इतना आगे पहुंच गया। ठीक है, आधुनिकीकरण के लिए कौन कौन से कदम उठाए इसने। तो चलिए बिना देर करे हुए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे चीन की भौगोलिक विशेषता के अंदर। ठीक है, हम देखेंगे चीन की भौगोलिक विशेषता किस प्रकार से है। ठीक है, चीन विशालकाय महाद्वीपीय देश है। आपको भी पता, जो चीन है वो विशालकाय महाद्वीपीय देश है। ठीक है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है चीन। आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या चीन की है, पर अब भारत की हो गई है। ठीक है, लेकिन चीन बहुत विशालकाय महाद्वीप है, बहुत बड़ा देश है। इसकी जनसंख्या भी दुनिया में पहले नंबर की है। ठीक है, लेकिन अब सेकंड पे हो गई है। यहाँ कई तरह के जलवायु क्षेत्र है। चीन इतना बड़ा है तो यहाँ पे बहुत सारे जलवायु क्षेत्र भी है। जैसे कि अगर आप मैप में देखेंगे तो इसके उत्तर भाग है, वहां पे गर्म रेगिस्तान है। ठीक है, और बहुत सारे मतलब जलवायु पाई जाती है चीन के अंदर। यहाँ की 3 प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, चीन के अंदर 3 प्रमुख नदियां बहती है। ठीक है, इसमें बता रखा पीली नदी, ठीक है, यांगत्से नदी, जिसे दुनिया की तीसरी लंबी नदी भी कहते हैं, और पर्ल नदी। ठीक है, 3 नदी चाइना के अंदर बहती है, पीली नदी, यांगत्से नदी, जो दुनिया की तीसरी सबसे लंबी भी नदी है। ठीक है, एग्जाम में पूछ लेता है दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी, तो यांगत्से नदी है। ठीक है, और पर्ल नदी। तो 3 ये नदी बहती है चाइना के अंदर। देश का बहुत बड़ा हिस्सा पहाड़ी, जो चीन है उसका जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो पहाड़ों से घिरा हुआ है। ठीक है, इसलिए जो अगर आप मैप में देखेंगे, मैं अभी आपको मैप में दिखाऊंगा चीन के बारे में। चीन समझ लो इस प्रकार से, तो इसकी ज्यादातर जनसंख्या है वो इतने इलाके में रहती है, बहुत कम इलाके में इसकी ज्यादा जनसंख्या रहती है। जो यहाँ का इलाका है पूरा पहाड़ी है, रेगिस्तानी है, सूखा हुआ है। ठीक है, इसलिए वहां पे रहते नहीं है। ठीक है, चीन का सबसे प्रमुख जातीय समूह हान है। जो चीन है उसका जो सबसे प्रमुख जातीय समूह है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा जाति है जिसकी, वो हान है। ठीक है, और प्रमुख भाषा आपको ये पता चीनी है, यहाँ पे चीनी बोली जाती है, यहाँ की प्रमुख भाषा चीनी। ठीक है, तो आपको पता लग गया चीन की भौगोलिक विशेषता किस प्रकार से है। देखिए, मैंने आपको चाइना की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में बता दिया। अब हम जापान की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में जानते हैं। ठीक है, देखते हैं जापान किस तरह से है। जापान द्वीप श्रृंखला वाला देश है। ठीक है, जापान है वो द्वीप श्रृंखला वाला देश है, मतलब बहुत सारे द्वीप है इसके अंदर। मैप में भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, बहुत सारे द्वीप है जापान के अंदर। आपको पता है छोटा सा जापान है, ज्यादा बड़ा नहीं है। 4 बड़े द्वीपों में होन्शु, क्यूशु, शिकोकू और होक्काइडो प्रमुख है। ठीक है, जो जापान है वो 4 बड़े द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, वो इस प्रकार से, पहला होन्शु है, क्यूशु है, और तीसरा शिकागो है, और चौथा होक्काइडो है। ये 4 प्रमुख जो द्वीप है इससे मिलकर जापान बना है। 50% से अधिक जमीन पहाड़ी है। जो जापान है इसका जो आधे से ज्यादा जो जमीन है वो पहाड़ी है। ठीक है, जापान बहुत ही सक्रिय भूकंप क्षेत्र है। ठीक है, जो जापान जहाँ पे बसा हुआ है वो बहुत सक्रिय भूकंप क्षेत्र है, इसलिए वहां पे जो भूकंप है वो हमेशा आते रहते हैं। आपने न्यूज के अंदर सुना होगा जापान में कितने भूकंप आते हैं। ठीक है, इसलिए जापान में बहुत सारे भूकंप आते हैं, क्योंकि वहां पे जो जापान है वो सक्रिय भूकंप क्षेत्र के अंडर आता है। इस भौगोलिक परिस्थितियों ने वहां की वास्तुकला को प्रभावित किया। ठीक है, अब भूकंप आते इतने सारे तो क्या होंगे, जो मकाने इमारतें हैं वो सब गिर जाएगी। इससे वहां की जो वास्तुकला थी उसको बहुत प्रभावित किया है इस भूकंप ने।
अधिकतर जनसंख्या जापानी है, लेकिन कुछ आइनू अल्पसंख्यक और कुछ कोरियाई लोग हैं जिन्हें श्रमिक मजदूर के रूप में उस समय लाया गया था जब कोरिया जापान का उपनिवेश हुआ करता था। ठीक है, एक समय ऐसा था जब जापान था बहुत ताकतवर था, उसने चाइना को भी अपने कब्जे में कर रखा था, रूस को भी अपने कब्जे में कर रखा था। ठीक है, अपना उपनिवेश बना रखा था, कॉलोनी बना रखी थी, कोरिया को भी अपना उपनिवेश बना रखा था। मतलब बहुत सारे जो देश है उसे अपना उपनिवेश बना रखा था जापान ने। ठीक है, और इसमें यह बता रखता है यहाँ पे अधिकतर जो जनसंख्या वो जापानी है, लेकिन जो कुछ आइनू अल्पसंख्यक है और कुछ कोरियाई भी लोग हैं। ठीक है, कोरियाई लोग यहाँ पे इसलिए क्योंकि जब कोरिया जापान का उपनिवेश था तो जापान कोरिया से मजदूरों को लेके आया था अपने यहाँ काम करवाने के लिए। ठीक है, इसलिए जो आइनू थे वो जापानी के अंदर आ गए। इन्हें श्रमिक मजदूर के रूप में उस समय लाया गया था जब कोरिया जापान का उपनिवेश था। ठीक है, मैंने बताया आपको जापान में पशुपालन की परंपरा नहीं है। ठीक है, जो जापान है वहाँ पे जो पशुपालन है उसकी परंपरा नहीं है। ठीक है, चावल बुनियादी फसल है, मछली प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। ठीक है, जो जापान इसमें जो फसल है वो जो चावल है जापान की बुनियादी फसल है, मतलब ज्यादातर घरों में फसल बनते हैं, ज्यादातर लोग फसल वो चावल है वो खाते हैं। ठीक है, जो मछली है वो प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। मछली प्रोटीन का स्रोत इसलिए क्योंकि जापान है वो समुद्र के किनारे बसा हुआ, समुद्र के किनारे बसा हुआ तो वहाँ पे बहुत सारी मछली आती है, इसलिए मछली प्रोटीन का स्रोत है। और वहाँ पे बारिश भी ज्यादा होती है, इसलिए बारिश, आपको पता है चावल की खेती के लिए बारिश ज्यादा चाहिए होती है, पानी ज्यादा चाहिए होता है, इसलिए चावल वहाँ की बुनियादी फसल है। तो ये मैंने आपको बता दिए जापान की भौगोलिक विशेषता के बारे में। ठीक है, ठीक है, तो ये मैप से मैं आपको दिखा दूं, ये चाइना का मैप है, या आप जानते हैं हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, इंडिया है और इसके ऊपर चाइना है। देखिए कितना बड़ा चाइना है। मैंने आपको चाइना के भौगोलिक विशेषता के बारे में बताया था किस प्रकार से ये एक वू लाइन जाती है, इसके इधर ही ज्यादातर लोग रहते हैं। यहाँ का इलाका पहाड़ी और यहाँ पे मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। यहाँ का जो इलाका है वू लाइन के इधर का जो इलाका है यहाँ पे ज्यादातर लोग रहते हैं क्योंकि यहाँ पे खेती अच्छी होती है, यहाँ पे उपजाऊ जमीन है। ठीक है, चाइना के बारे में बताया, मैं जापान को बताया। ठीक है, चार बड़े द्वीपों से मिलकर बना होन्शु, क्यूशु, होक्काइडो। ठीक है, ये चार बड़े द्वीपों से मिलकर बना है जापान है। ठीक है, ये पूरा इलाका जापान का, देखिए छोटा सा है जापान। और मैंने कोरिया के बारे में बात करी थी, ये कोरिया आप देख सकते हैं, कोरिया ऐसे था, फिर इसका विभाजन हुआ था। हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे आगे के पार्टों में। ठीक है, ये रहा कोरिया, नॉर्थ कोरिया या साउथ कोरिया है। और हमने ताइवान के बारे में भी देखा था, देखिए छोटा सा देश है ताइवान, आपको दिख रहा होगा ये ताइवान है, छोटा सा देश। तो मैं आज की इस वीडियो में इन चारों देशों के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको चीन की भौगोलिक विशेषता के बारे में बता दिया, जापान की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में बता दिया। अगले वीडियो में मैं आपको कोरिया के बारे में बताऊंगा और ताइवान के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो आपको मैप में पता लग जाएगा किस प्रकार से है। आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसके ने जापान के बारे में पहले बता रखा है, फिर उसके बाद चाइना के बारे में, फिर कोरिया के बारे में, फिर ताइवान के बारे में, इसलिए हम आपकी बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, हम जापान के बारे में पहले जानेंगे किस प्रकार से थी वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था। वो देखिए जापान की राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार से थी। जापान का क्योतो में रहने वाला सम्राट का शासन हुआ करता था। ठीक है, जापान में एक शहर था क्योतो, यहाँ पे रहने वाले सम्राट का शासन हुआ करता था जापान के अंदर। लेकिन 12वीं सदी आते आते तक असली सत्ता शोगुनों के हाथों में चली गई, जो राजा के नाम पर शासन करते थे। लेकिन क्या हुआ, 12वीं सदी आते आते जो असली सत्ता थी वो शोगुनों के हाथ में चली गई, और जो शोगुन थे वो राजा के नाम पर शासन करते थे, मतलब शोगुन एक पद था। ठीक है, और ये राजा के नाम पर क्या करते थे, शासन करते थे जापान के अंदर। 1603 से लेकर 1867 तक तोकुगावा परिवार के लोग शोगुन पद पर कायम थे। ठीक है, 1603 से 1867 तक एक तोकुगावा परिवार था, यहाँ के जो लोग थे शोगुन के पद पर कायम थे, मतलब जापान को चलाते थे, जापान का शासन चलाते थे। देश 250 भागों में विभाजित था, जिसका शासन दैत्यो चलाते थे। ठीक है, जो जापान था वो 250 भागों में बटा हुआ था, विभाजित था, और इसका जो शासन था वो दैत्यो नाम से चलाते थे। जो शोगुन होते थे, ठीक है, जो शासन व्यवस्था चलाते थे, दैत्यों पर नियंत्रण रखते थे। ठीक है, इसके अलावा प्रमुख शहर तथा खदानों पर भी नियंत्रण रखते थे। इसके अलावा क्या करते थे, ये जो प्रमुख शहर हो गए, ठीक है, वो जो खदाने हो गए जहाँ से मिनरल्स निकलते हैं, ठीक है, खनिज निकलते हैं, उन सब के ऊपर भी नियंत्रण रखते थे। सामुराई के बारे में आपने सुना होगा, कौन होते हैं, आपने अगर जापान के कार्टून्स देखेंगे उसमें सामुराई के बारे में आपने
पता होगा आपको क्या होता है, ये योद्धा वर्ग होते हैं, ठीक है। शासन करने वाले कुलीन थे और वे शोगुनों तथा देमियों की सेवा करते थे। और ये जो सामुराई थे ये योद्धा वर्ग होते थे, ठीक है, और ये कुलीन भी थे, ठीक है, लड़ाई करते थे, ठीक है, सेना में होते थे ज्यादातर सामुराई। और ये क्या करते थे, शोगुन होते थे। और देमियो, माफ करना मैंने ऊपर मिसप्रिंट कर दिया था, ये देते नहीं है, देमियो है, ठीक है। देमियो की सेवा करते थे, ठीक है, शोगुनों की सामुराई सेवा करते थे और देमियो की सेवा करते थे सामुराई, ठीक है। तो ये राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार से थी मैंने आपको बता दिया जापान के अंदर। अब देखिए हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, 16वीं सदी में जापान के विकास के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए। ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही बता दूं, ठीक है। जो 16वीं सदी है उस समय जापान के विकास के लिए कौन कौन से मुख्य कदम उठाए गए थे वो देखिए किस प्रकार से। किसानों से हथियार ले लिए गए, अब केवल सामुराई ही हथियार रख सकते थे। पहले क्या होता था, किसानों के पास भी हथियार हुआ करते थे। जब हथियार हुआ करते थे तो किसानों के आपस में लड़ाइयाँ हो जाती थी, तो वो खुद लड़ाइयाँ कर लेते थे, जिससे बात आगे तक बढ़ जाती थी। इसलिए क्या करा, जो 16वीं सदी है उस समय जो सरकार थी उसने जो किसान थे उनसे हथियार ले लिए, ठीक है। अब केवल जो हथियार थे वो सामुराई के पास ही हुआ करते थे, ठीक है। इसलिए जो शांति व्यवस्था थी जापान में हो गई थी। देमियों को अपने क्षेत्र की राजधानी में रहने के आदेश दिए और उन्हें काफी सहायता प्रदान की गई। जो देमियो होते थे, ठीक है, उनको अपने क्षेत्र राजधानी में रहने का आदेश दिया गया और उन्हें काफी सहायता भी दी गई, ठीक है, उन्हें काफी सहायता भी दी गई देमियों को, ठीक है। मालिकों और करदाताओं का निर्धारण करने के लिए जमीन का सर्वेक्षण किया गया तथा उत्पादकता के आधार पर जमीन का वर्गीकरण किया गया। इन सब का मिला जुलाकर मकसद राजस्व के लिए स्थायी आधार बनाना था। अब क्या हुआ, मालिकों का निर्धारण किया गया और जो करदाता होते हैं, जो टैक्स देते हैं, उनका निर्धारण किया गया और जमीन का सर्वेक्षण किया गया कि कौन सी जमीन ज्यादा उपजाऊ है। अगर ज्यादा उपजाऊ कौन सी जमीन होगी तो वहां से ज्यादा टैक्स लिया जाएगा, ठीक है। कम उपजाऊ होगी तो वहां से कम टैक्स लिया जाएगा। और जो उत्पादकता होते थे, जहाँ पे ज्यादा उत्पाद निकलता था, जहाँ पे फसल अच्छी होती थी, उसके आधार पर जमीन का वर्गीकरण भी किया गया, जमीन को बांटा गया। ये इतने सारे बदलाव किए गए। इसका जो एक एक मिला जुलाकर जो मकसद था वो टैक्स इकट्ठा करना था। अगर सरकार के पास ज्यादा टैक्स आएगी तो वो अच्छे से काम कर पाएगी, ठीक है। तो इतने सारे जो सुधार किए गए हैं शोगुनों ने, सरकार ने, ठीक है, उसका मकसद टैक्स से था, ठीक है। उन्हें टैक्स ज्यादा मिलते रहे और व्यवस्था अच्छे से चलती रहे। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं मेजी पुनर्स्थापना के बारे में। मेजी पुनर्स्थापना क्या है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। 1867-68 में जापान में शोगुनों के शासन को समाप्त कर दिया गया। अब क्या हुआ, 1800 मैंने बताया था 1603 से लेके 1867 तक जापान पे तोकुगावा परिवार जो शोगुन के पद पर शासन करते थे उनका शासन हुआ करता था। अब क्या हुआ, 1867-68 में जापान में शोगुनों के शासन को समाप्त कर दिया गया, ठीक है, समाप्त कर दिया और उनके स्थान पर नए अधिकारी और सलाहकार सामने आए। और जब इनका शासन समाप्त हो गया तो कोई तो सामने आएगा, तो उनके स्थान पर नए अधिकारी सामने आए और जो सलाह देते हैं वो सामने आए। ये लोग जापानी सम्राट के नाम पर शासन चलाते थे। इस प्रकार देश में सम्राट फिर से सर्वोपरि बन गया। उसने मेजी की उपाधि धारण की। जापान के इतिहास में इस घटना को मेजी पुनर्स्थापना कहा जाता है। अब क्या 1867-68 में जापान में शोगुन का जो शासन है उसको समाप्त कर दिया गया और उनके स्थान पर नए अधिकारी और सलाहकार सामने आ गए, ठीक है। ये लोग जापानी सम्राट के नाम पर शासन चलाते थे, ठीक है। ये जो मेजी लोग थे, ये जो जापानी सरकार थी, जापानी राजा था, उसके नाम पर शासन चलाते थे, मतलब सारी पावर इन्हीं के पास होते थे। और इस प्रकार जो सम्राट था वो फिर से सर्वोपरि बन गया, मतलब शिखर की तरह ऊपर पहुंच गया, ठीक है, टॉप पर पहुंच गया, ठीक है। उसने मेजी की उपाधि धारण की। अब क्या करा, जो सम्राट था उसने मेजी की उपाधि धारण की, ठीक है। जापान के इतिहास में ये जो घटना है, ठीक है, किस तरह से मेजी वो शोगुनों को समाप्त कर दिया गया, किस तरह से सम्राट के नाम पर शासन चलाना शुरू हो गया, ठीक है, और किस प्रकार जो सम्राट था फिर से सबसे ऊपर पहुंच गया, टॉप पर पहुंच गया। ये जो इतिहास है जापान के इतिहास में, ये जो घटना है, इसे मेजी पुनर्स्थापना कहा गया, ठीक है। अब देखिए मेजी शासन के अंतर्गत जापान में अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है इसमें पूछ लेता है, मेजी शासन के अंतर्गत जापान की अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किस प्रकार से किया गया, ठीक है। तो देखिए मेजी शासन के अंतर्गत जब मेजी का शासन था जापान के अंदर,
तो जापान में अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किया गया। तो देखिए किस प्रकार से किया गया वो देखिए। कृषि पर कर लगाकर धन एकत्रित किया गया। अब क्या हुआ, जो मेजी थे इन्होंने कृषि था उसके ऊपर टैक्स लगा दिया और जो धन था, ठीक है, पैसे थे वो इकट्ठे करने लग गए। अब क्या हुआ, 1870 से 72 में टोक्यो से योकोहामा बंदरगाह के बीच पहली रेल लाइन बिछाई गई। अब 1870-72 में क्या हुआ, जो टोक्यो, ठीक है, टोक्यो राजधानी है, ठीक है, आपको पता है जापान की, और योकोहामा बंदरगाह, इनके बीच में क्या करा, रेल लाइन बिछाई गई पहली, ठीक है। वस्त्र उद्योग के लिए यूरोप में से मशीनें आयात की गई। अब जो वस्त्र उद्योग है उसके लिए यूरोप से जो मशीनें वो मंगाई गई, आयात की गई। मजदूरों के प्रशिक्षण तथा देश के विश्वविद्यालयों में स्कूलों में पढ़ाने के लिए विदेशी कारीगरों को बुलाया गया। अब क्या हुआ, मजदूरों को दूसरे दूसरे देशों में भेजा गया, जो यूरोप के देश है वहां पर भेजा गया और उन्हें प्रशिक्षण किया गया, ठीक है, ट्रेन किया गया उन्हें। और देश के विश्वविद्यालयों तथा जो स्कूल थे उनमें पढ़ाने के लिए जो विदेशी कारीगर है, विदेशी टीचर है, उनको बुलाया गया, ठीक है। 5वां पॉइंट देखिए, कई जापानी विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए विदेश भी भेजा गया। तो जो कई जापानी विद्यार्थी उन्हें यूरोप के देशों के अंदर, या जो विदेश है, विदेश वहां पे भेजा गया ताकि वो दूसरे देशों में जा सके और वहाँ के लोगों को समझ सके किस प्रकार से वो इतने आगे पहुंच गए, उनका आधुनिकीकरण किस प्रकार से हुआ है, ठीक है। 1872 में आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था की स्थापना की गई। अब 1872 में क्या हुआ कि आधुनिक बैंकिंग जो व्यवस्था थी उसकी भी स्थापना हो गई जापान के अंदर। 7वां पॉइंट देखिए, बहुत सी कंपनियों को सब्सिडी उपलब्ध कराया गया। अब जो बहुत सारी जो कंपनियां थी उन्हें सब्सिडी भी उपलब्ध कराए गए, ठीक है, इसलिए आसानी हो गई कंपनियों को। जनसंख्या के दबाव को कम करने के लिए प्रवास को बढ़ावा दिया गया। आपको पता है जो जापान है उसका एरिया बहुत कम है लेकिन उसकी जो जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए क्या करा जो जापान की सरकार है उसने क्या करा कि जहां पर जनसंख्या कम है वहां पे लोगों को प्रवास के लिए बोला गया, ठीक है, आप वहां पे जाओ। उन्होंने ऐसा किया, ठीक है, जापान की सरकार ने ऐसा करवाया और जो जनसंख्या का दबाव है वो कम होने लग गया, ठीक है, सब जगह एक जैसा हो गया, ठीक है, जनसंख्या का दबाव कम होने लग गया। तो ये कुछ बदलाव किए थे जो मेजी शासन था जापान के अंदर। मेजी शासन का जो अंतर्गत था जापान में अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण के अंदर कुछ बदलाव किए गए थे। मैंने 8 आपको पॉइंट बताए, आपको याद कर लेना, जो 8 नंबर के क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर पूछ लेता है। तो आई होप मैंने जितने भी टॉपिक आपको समझाए हैं आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक के अंदर तो आप हमें पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि हमारी टाइम टू टाइम वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।